नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। योगी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। एक्सप्रेसवे के किनारे कॉरिडोर विकसित करना, सरकारी डॉक्टर्स के रिटायरमेंट उम्र पर प्रस्ताव तय हो सकता है। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो सकती है। 19 शहरों में पीएम ई बस सेवा पर प्रस्ताव आ सकता है। तो हादसे में मृत्यु होने पर 5 लाख मुआवजा मिलने का भी प्रस्ताव है। और सबसे बड़ी बात यह कि भरण पोषण नियमावली पर मुहर लग सकती है। भरण पोषण नियमावली में संशोधन से क्या होगा, अब यह भी समझना जरूरी है। माता पिता का ख्याल रखना होगा। बुजुर्ग माता पिता को उनके बच्चे या संतानें वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते। बुजुर्ग का ध्यान हर हाल में रखना ही होगा। ध्यान नहीं रखने पर संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। एसडीएम के पास बेदखल करने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि फैसले के खिलाफ डीएम से अपील कर सकते हैं। तो इन बातों का जरूरी ध्यान रखना होगा। इस प्रस्ताव के अंदर इन सभी का विस्तार से जिक्र है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है। सरकारी डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाया जाना, 19 शहरों में पीएम ई बस सेवा के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। हादसे में मृत्यु पर मुआवजा 5 लाख तय हो सकता है। सीधे लिए चलते हैं, संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संकेत, कितनी देर में बैठक खत्म हो सकती है और बहुत से अहम प्रस्तावों पर सरकार मंजूरी दे सकती है? किन विभागों और मंत्रालयों से संबंधित ये प्रस्ताव हैं और इनका इंप्लीमेंटेशन सरकार के लिए कितना जरूरी है, खास तौर पर वो संदेश जो जनता को जाएगा? तो योगी सरकार के जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसमें 14 प्रस्ताव रखे गए हैं इस कैबिनेट की बैठक में। इसमें जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो है भरण पोषण नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव, यानी कि जो बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे अब उनको संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार एसडीएम के पास होगा। बाकायदा ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और डीएम अपीलीय अधिकारी होगा। ये पहला प्रस्ताव काफी अहम प्रस्ताव माना जा रहा है। इसके अलावा जो 17 शहर हैं इसमें ई बस सेवा का शुरुआत की जा सकती है, उससे संबंधित आज प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। वही जो चिकित्सक स्वास्थ्य के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के यानी कि पीएमएस के जो डॉक्टर हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की अवधि है वो 62 से 65 साल करने का प्रस्ताव है। काफी अहम प्रस्ताव ये माना जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से तमाम डॉक्टर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में जो नई भर्तियां हैं डॉक्टरों की, कई बार ये देखा गया कि लोग सरकारी सेवा में काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी बेहतर माहौल योगी सरकार देना चाह रही है। और इसके अलावा जो पुराने अच्छे चिकित्सक हैं और उनको भी एक बढ़िया मौका मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि 62 से 65 साल ये उम्र होगी रिटायरमेंट की, जो कि योगी सरकार आज कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही है और इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसी तरीके से जो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के हैं उनके किनारे जो कॉरिडोर, उद्योग कॉरिडोर डेवलप करने की तैयारी है, यानी कि एक जो एक्सप्रेसवे के आसपास जो उद्योग कॉरिडोर पूरा बनाया जाए जिससे रोजगार की बेहतर संभावनाएं हो। तो इन 14 प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। काफी अहम ये योगी कैबिनेट की बैठक है। इस कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। योगी सरकार के जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और ये कैबिनेट की बैठक जारी है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका संकेत। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की रोजगार क्रांति जारी है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी ने यूपी SSS के तहत 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन अब रोजगार, कारोबार और निवेश की बात होती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सीएम योगी ने कैसे रोजगार के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। युवाओं को और क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, बेहतर कानून और वक्त पर रोजगार, जिसके लिए यूपी सरकार अपनी योजना को लगातार धार दे रही है और यूपी के युवाओं का उद्धार कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम योगी ने यूपी SSC के तहत 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और संदेश दिया है, पहले प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन अब युवाओं को रोजगार और निवेश की बहार है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागिर्दी से फुर्सत नहीं थी। विकास की बात आती थी वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा, वक्त वक्त पर शिलान्यास, लोकार्पण सीएम योगी की प्राथमिकता है, जिससे उन विभागों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं जहां लंबे वक्त से नियुक्तियों पर रोक लगाई हुई थी। इसी कड़ी में 393 पदों पर लंबे समय बाद भर्तियां हुई। होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्तियां लंबित थी। लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम योगी ने डॉक्टरों को हिदायत भी दी है। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टरों को मरीज के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। डॉक्टरों के व्यवहार में मरीजों के लिए सद्भावना होनी चाहिए। मरीजों की दुआ भी आपको लगेगी, क्योंकि पहले की सरकारों में दंगा अराजकता थी, अब गड़बड़ी पर जिम्मेदारी तय होती है। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव, या फिर युवाओं के रोजगार की बात, योगी सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं और वक्त वक्त पर उन विभागों में नौकरियों के अवसर भी बढ़ाए हैं जहां पहले सरकारी फाइलें दब जाती थी। लेकिन अब योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकती और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल रहा है और वक्त वक्त पर युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर कांग्रेस का रुख एक दिन में बदल गया है। कांग्रेस ने इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की थी, लेकिन अब जैसे ही युद्ध में धर्म दिखा, कांग्रेस के सुर बदल गए, जिस पर अब हिंदुस्तान में संग्राम छिड़ा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर कांग्रेस आतंकी संगठन का समर्थन क्यों कर रही है। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग का सियासी रंग हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से बदल रहा है। जो कांग्रेस इससे पहले इजरायल पर हमास के हमले की निंदा कर रही थी, अब वही कांग्रेस आतंकी संगठन हमास के समर्थन में आ चुकी है। और ये तब हुआ जब इस जंग में धर्म का रंग सियासी दलों को दिखने लगा। कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया गया। प्रस्ताव में CWC ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की और संघर्ष को जन्म देने वाले मुद्दों पर बातचीत का आह्वान किया। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस नेता के बोल थे वो बिल्कुल उलट, जिस पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। देखिए, हमास ने जो प्रथम हमला किया है वो पूरी तरह एक आतंकवादी गतिविधि है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि बलपूर्वक किसी के यहाँ घुस जाए और उसका हत्या कर दे। 400, 500 लोग मारे गए। पर वहीं इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हर हाल में कोई भी बात वार्ता से तय हो सकती है, हिंसा से नहीं। लेकिन देश की नीति, हम आतंकवाद के विरोध में बड़ी मजबूती और शक्ति से खड़े हुए हैं, यहाँ देश के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहिए। आज जिस प्रकार का वातावरण ये निर्मित करते हैं, इनके खून में ही ऐसा है। आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो कश्मीर में कहा था एक आतंकवादी से मेरी आंख से आंख मिली। आज तक गिरफ्तार नहीं कराया, मित्र थे, दोस्त थे इनके।
प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का लोहा दुनिया मान रही है और ऐसे में जब पीएम मोदी ने इजरायल का समर्थन किया तो कांग्रेस ने इससे उलट फिलिस्तीनियों को समर्थन दे दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इन सब के इतर हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत आतंक की हर रूप में निंदा करता है। भारत इस समय इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। यानी कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही है, जिसका सियासी गलियारों में विरोध जारी है। सब लोग जानते हैं हमास के जो ये कृत्य हैं, जो घटनाएं हुई हैं पिछले समय इजराइल में, वो निश्चित रूप से हमारे सभ्य समाज के लिए कलंक है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार रहा है, और हम लोग आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं कर सकते। हमारी पार्टी इस तरह के कृत्यों के, आतंकवाद के हमेशा खिलाफ, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है, और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। इस पे जो देश के हित में हो, भारत का विचार विश्व स्तरीय, विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के आधार पर होता है, और इसी आधार पर भारत निर्णय लेता है। तो भारत सरकार का जो निर्णय या जो बयान है वह इस आधार पर होता है, लेकिन कांग्रेस का बयान जो होता है उनकी एक विकृत मानसिकता का परिचय होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, एक तरफ इजराइल को भारत का समर्थन तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास को कांग्रेस का सपोर्ट अब विपक्ष के मन की खोट बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। इसीलिए अब विदेश नीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त है एक ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।